हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और इस वीडियो में हम देखेंगे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़। हमारी वीडियोस की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको ₹365 पर ईयर का पेमेंट करना होगा। आप हमें फ़ोन पे या गूगल पे या किसी भी अदर यूपीआई प्लेटफॉर्म द्वारा दिए गए नंबर 7317240017 पर पेमेंट करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप उसे वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या ऐसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे इकोनॉमिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। इस वीडियो में जो भी टॉपिक्स हम देखेंगे इन पे डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, तो अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप उसे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारी डिटेल्स दी हुई हैं, आप उसे वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, एट द पॉइंट ऑफ सैटिटी MU इज़। पॉइंट ऑफ सैटिटी का मतलब यहाँ पे आप कह सकते हैं पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन से है। पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन पर मार्जिनल यूटिलिटी कितना होता है, ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं। तो पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये कहता है कि अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड, यानी कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए, इनको कांस्टेंट रखते हुए एक व्यक्ति जैसे जैसे अपने कंजम्पशन को बढ़ाता है, धीरे धीरे मार्जिनल यूटिलिटी कम होती चली जाती है। यानी आप जिस भी गुड्स का कंजम्पशन कर रहे हैं, जैसे जैसे आप उसके कंजम्पशन को इंक्रीज़ करते चले जाते हैं, जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो डिक्रीज़ होती चली जाती है। यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, यानी एक कमोडिटी जिसका आप कंजम्पशन कर रहे हैं उससे आपको कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है, इसे हम यूटिलिटी कहते हैं। मान लीजिए कि आप रोटी खा रहे हैं, तो जैसे आप पहली रोटी खाएंगे तो उससे आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, और धीरे धीरे जब आप रोटी की संख्या बढ़ाते चले जाएंगे तो जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी, यानी जो आपकी सेटिस्फैक्शन होगी, वो धीमे धीमे कम होती चली जाएगी। यानी एक समय ऐसा आएगा जब आपका पेट भर जाएगा और आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल चुका होगा। इसके बाद अगर आपको कोई ज़बरदस्ती खाना खिलाता है, तो जो आपकी यूटिलिटी होगी, यानी जो सेटिस्फैक्शन होगा, वो डिससेटिस्फैक्शन में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर लॉ बताता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को गोसेंस फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। इसे हम एक टेबल के द्वारा और फिर आगे एक कर्व के द्वारा भी समझ लेते हैं। यहाँ पे आपको बताया गया है, पहला दिया गया है नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ एप्पल, फिर मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी। यहाँ आप देख सकते हैं पहला एप्पल खाने से मार्जिनल यूटिलिटी 50 के बराबर मिल रही है, सेकेंड एप्पल पे ये 40 हो गया, थर्ड एप्पल खाने पर ये 20 हो जाता है, और जैसे जैसे एप्पल की संख्या बढ़ाई जा रही है, आप देख सकते हैं सिक्स यूनिट पर आते आते जो मार्जिनल यूटिलिटी है यहाँ 0 हो गई, यानी यहाँ पे सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल चुका है। अब इसके बाद अगर कंजम्पशन किया जा रहा है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है, नेगेटिव में जा रहा है। टोटल यूटिलिटी का ट्रेंड आप देख सकते हैं कि टोटल यूटिलिटी पहले तो इंक्रीज़ कर रही है, फिर जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, यहाँ पे टोटल यूटिलिटी क्या है, मैक्सिमम है, सबसे ज़्यादा टोटल यूटिलिटी है। इसके बाद जो टोटल यूटिलिटी है वो कम होती चली जाती है। इसे आप कर्व के द्वारा देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ाई जा रही है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, ये कम होती चली जा रही है। 6 यूनिट पे यहाँ पे ये 0 हो जाता है, जिसे हम पॉइंट ऑफ सैटिटी यानी पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन कहते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अब मिल चुका है कंज्यूमर को। इसके बाद भी अगर वो अपने कंजम्पशन को बढ़ाता है तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होती है, ये नेगेटिव होने लगती है। टोटल यूटिलिटी आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ रहा है, टोटल यूटिलिटी पहले इंक्रीज़ हो रही है, जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 पे पहुंच जाती है तो टोटल यूटिलिटी यहाँ पर मैक्सिमम है। इसके बाद जब कंजम्पशन बढ़ाया जा रहा है तो टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन करने लगती है। यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी में एक रिलेशन देख लेते हैं। आप देख सकते हैं जब तक MU पॉजिटिव है, यानी मार्जिनल यूटिलिटी जब तक पॉजिटिव है, टोटल यूटिलिटी क्या होता है, इंक्रीज़ करता है, जो कि ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि MU पॉजिटिव है तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ कर रहा है। जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाता है, उस समय में टोटल यूटिलिटी क्या है, मैक्सिमम है, यहाँ आप पॉइंट E पे देख सकते हैं। और जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाता है, जो टोटल यूटिलिटी होता है ये डिक्रीज़ करने लगता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डिक्लाइन करने लगता है। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के बीच में रिलेशन है। अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमसे पूछा गया था कि पॉइंट ऑफ सैटिटी पे MU क्या है, तो पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन में MU 0 होता है और टोटल यूटिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, स्टेटमेंट 1 दिया है आपको कि सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स इन विच क्वांटिटी ऑफ वन कमोडिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी। यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स हैं जहाँ पर एक
कॉमोडिटी की जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज करती है अगर दूसरी कॉमोडिटी की प्राइस बढ़ जाती है। स्टेटमेंट 2 आपको दिया गया है, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन टू गुड्स इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में जो गुड्स होते हैं, यहाँ पर जो दो गुड्स हैं इनके बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो दो गुड्स की यहाँ बात की गई, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सबसे पहले देख लेते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको एक दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे टी कॉफ़ी या फिर लिम्का कोका कोला। अगर आपके पास चाय अवेलेबल नहीं है तो कॉफ़ी पी जा सकती है। सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में क्या होता है कि एक गुड्स की प्राइस जैसे जैसे बढ़ती है, दूसरे गुड की जो डिमांड होती है वो क्या होती है, वो भी बढ़ती है। यानी यहाँ पे आप देखेंगे कि एक पॉजिटिव रिलेशनशिप आपको देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर टी है यानी चाय की प्राइस अगर बढ़ रही है, जो लोग चाय का कंजम्पशन करते होंगे, चाय की प्राइस बढ़ने की वजह से अब वो क्या करेंगे कि चाय का कंजम्पशन कम करेंगे, इसके बजाय ये क्या करेंगे कि कॉफ़ी के कंजम्पशन को बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि टी की तो प्राइस बढ़ी, लेकिन इसकी वजह से जो कॉफ़ी है इसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बढ़ गई। यानी एक गुड्स की प्राइस बढ़ने पे दूसरे की डिमांड इंक्रीज होती है। तो इससे पॉजिटिव रिलेशनशिप यहाँ देखने को मिलता है सब्स्टिट्यूट गुड्स में। दूसरे गुड्स हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक साथ इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि पेन, इंक, कार और पेट्रोल। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का केस क्या होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप का होता है। यानी यहाँ पर एक गुड्स की प्राइस जैसे जैसे बढ़ती है, दूसरे गुड्स की जो डिमांड होती है वो क्या होती है, घटने लगती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कार की प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी तो जो पेट्रोल है इसकी डिमांड क्या होगी, वो कम होती चली जाएगी। क्यों कम होगी, क्योंकि जब कार की प्राइस बढ़ गई तो अब कम लोग कार खरीदेंगे, तो जब कार ही कम खरीदी जाएगी तो पेट्रोल का इस्तेमाल भी कम होगा, तो पेट्रोल की डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें इन्वर्स रिलेशनशिप यानी कि नेगेटिव रिलेशनशिप देखने को मिलता है। अब वापस से हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। स्टेटमेंट 1 में आपसे कहा गया था कि सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनमें एक गुड की क्वांटिटी डिक्रीज होती है अगर दूसरे का प्राइस बढ़ जाता है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। सब्स्टिट्यूट गुड्स में हमने पढ़ा था कि डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। तो यहाँ पे उल्टा बताया गया है, यहाँ इनडायरेक्ट रिलेशन बता रहा है, तो ये गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन टू गुड्स इन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो ये सही स्टेटमेंट है। जैसा कि हमने देखा कि कार और पेट्रोल का एग्जाम्पल था, अगर कार की प्राइसेस बढ़ेंगी तो जो पेट्रोल की डिमांड है ये घटने लगेगी। तो यहाँ इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो हमारा ऑप्शन सेकंड यहाँ पर सही होगा। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहला आपको स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर जो डिमांड कर्व है ये परफेक्टली इलास्टिक है तो इसकी जो कर्व होगी वो है हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। रीज़न इसका आपको दिया है, देयर इज़ नो चेंज इन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इवन एट अ सफिशिएंट चेंज इन प्राइस। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के बारे में हम देखेंगे। इसके पहले हम जान लेते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। तो लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि जैसे जैसे एक गुड्स की प्राइस बढ़ती है उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम होती चली जाती है। लॉ ऑफ डिमांड हमें ये बताता है कि किसी गुड की प्राइस बढ़ने पे उसकी डिमांड कम होती है, लेकिन कितनी कम होती है ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं बताता है। तो ये हमें बताता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें बताता है डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड। डिमांड में कितना चेंज आएगा अगर कमोडिटी के प्राइस में चेंज आ रहा है, ये हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है। तो इसकी कई सारी डिग्रीज होती हैं। यहाँ पे जब आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा यहाँ प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड की बात हो रही है। इसके अलावा क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड और इनकम इलास्टिसिटी डिमांड भी होता है। जब भी आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखें तो वहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात की जा रही है। तो इसमें कई सारी डिग्रीज होती हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, जिसमें से पहला है यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड की जो डिग्री होती है ये होती है इनफाइनाइट। तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मतलब है कि जब प्राइस में बहुत कम चेंज हो या फिर ना के बराबर चेंज हो, लेकिन जो डिमांड है वो बहुत तेज़ी से बढ़े या
कम हो जाए, इनफाइनाइट इंक्रीज हो या इनफाइनाइट डिक्रीज हो जाए, तो इसे हम परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहते हैं। यानी कि प्राइस में तो बहुत कम चेंज हुआ या फिर चेंज ही नहीं हुआ, लेकिन जो डिमांड है वो बहुत तेज़ी से बढ़ गई या बहुत तेज़ी से घट गई, तो इसे हम परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहते हैं। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का जो ये कर्व होता है, ये होता है हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्राइस है वो क्या है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन जो क्वांटिटी है वो क्या हो रही है, बढ़ गई है। दूसरा है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, इसकी जो डिग्री होती है ये 0 होती है। यहाँ पे आप देखेंगे कि प्राइस में चेंज होने के बावजूद जो डिमांड है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो इसे हम परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कहेंगे। डायग्राम के द्वारा आप इसे देख सकते हैं, ये वर्टिकल लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्राइस है पहले P थी, उसके बाद P1 हो गई, लेकिन जो क्वांटिटी है इसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे जो इलास्टिसिटी है वो 0 होगी। वापस से हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। पहला यहाँ पे आपको असर्शन दिया है कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। हमने देखा कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में जो डिमांड कर्व है ये हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। रीज़न आपको दिया है, देयर इज़ नो चेंज इन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इवन एट अ सफिशिएंट चेंज इन प्राइस। ये गलत है, ये इनइलास्टिक डिमांड का स्टेटमेंट आपको यहाँ पर दिया हुआ है, यानी जो रीज़न है वो गलत है। हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इसलिए होता है क्योंकि प्राइस में चेंज ना होने के बावजूद या तो बहुत कम चेंज होता है या तो चेंज नहीं होता है, उसके बावजूद जो डिमांड है वो या तो बहुत तेज़ी से बढ़ती है या तो बहुत तेज़ी से घटती है, यानी कि इनफाइनाइट होती है। जबकि यहाँ पे आपको इनइलास्टिक डिमांड के बारे में बता रहा है, प्राइस में चेंज होने के बावजूद डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट आंसर हमारा यहाँ पे सही होगा, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। व्हेन द कंज्यूमर्स इनकम इंक्रीजेस बट द प्राइस ऑफ द गुड्स रिमेन्स अनअफेक्टेड, कंजम्पशन प्रोबेबिलिटी लाइन। यहाँ पे आपको कंजम्पशन प्रोबेबिलिटी लाइन के बारे में पूछा गया है कि इनकम बढ़ने पर अगर प्राइस कांस्टेंट है और इनकम बढ़ रही है, तो ऐसी सिचुएशन में कंजम्पशन प्रोबेबिलिटी लाइन राइटवर्ड शिफ्ट करेगा कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा कि रोटेट करेगा कि कांस्टेंट रहेगा। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। कंजम्पशन प्रोबेबिलिटी लाइन, बजट लाइन को कंजम्पशन प्रोबेबिलिटी लाइन नाम दिया गया है प्रोफेसर सैमुअलसन के द्वारा। बजट लाइन को इसके अलावा प्राइस लाइन के नाम से भी जाना जाता है। अब बजट लाइन क्या है, तो जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, लेकिन हमारी जो नीड है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज में हमें नीड्स को पूरा करना होता है। तो बजट लाइन क्या है, बजट लाइन बताता है कि दो गुड्स की कॉम्बिनेशंस को बताता है जो कि एक कंज्यूमर अपनी इनकम से खरीद सकता है इन दोनों गुड्स की प्राइसेस के अनुसार। यानी कि आपको यहाँ पर सुविधा के लिए दो गुड्स की बात की जा रही है कि दो गुड्स, कोई भी दो गुड्स हैं, कंज्यूमर उन दोनों गुड्स को अपनी इनकम के अनुसार कौन कौन से कॉम्बिनेशंस खरीद सकता है, ये बजट लाइन के द्वारा बताया जाता है। इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मान लीजिए कंज्यूमर के पास 10 रुपये हैं और अपनी ये पूरी इनकम वो दो गुड्स पे खर्च करना चाहता है, एप्पल और ऑरेंजेस पे। एप्पल की प्राइस है 0.40 और जो ऑरेंजेस हैं उनकी प्राइस है 0.20। अब कंज्यूमर क्या कर सकता है, अपने बजट को यानी कि अपने पैसे को कई तरह से खर्च कर सकता है। या तो वो पूरे सेब खरीद ले, तो यहाँ पर वो 25 सेब खरीद सकता है, यानी 0.40 इंटू 25 एप्पल्स 10 रुपये के बराबर हो जाएंगे। या फिर वो चाहे तो पूरा ऑरेंजेस खरीद सकता है, या फिर वो कुछ ऑरेंजेस और कुछ एप्पल्स को खरीद सकता है, यानी कॉम्बिनेशंस खरीद सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेरियस कॉम्बिनेशंस आपको पता चल रहे हैं कि जो दो गुड्स का कंजम्पशन एक कंज्यूमर करना चाहता है, उनके प्राइजेस के अनुसार जितनी उसके पास इनकम है वो उससे कितने कॉम्बिनेशंस को खरीद सकता है, ये बजट लाइन के द्वारा बताया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस पर एप्पल्स को लिया गया है, वाई एक्सिस पे ऑरेंजेस को लिया गया है। कॉम्बिनेशन ए में आप देख सकते हैं कि 5 एप्पल्स और 40 ऑरेंजेस खरीदे जा सकते हैं। कॉम्बिनेशन बी में आप देख सकते हैं 10 एप्पल्स खरीद सकता है, 30 ऑरेंजेस को खरीदा जा सकता है। थर्ड में आप देख सकते हैं 15 एप्पल्स खरीदने पर 20 ऑरेंजेस खरीदे जा सकते हैं और 20 एप्पल्स पर 10 ऑरेंजेस खरीदे जा सकते हैं। ये यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन डी में दिया गया है। यहाँ पे आप एक्सट्रीम देख सकते हैं, कॉम्बिनेशन पी है जहाँ पे या तो अगर वो अपनी पूरी इनकम
ऑरेंजेस पे खर्चा करे तो 50 ऑरेंजेस खरीद सकता है, या फिर पूरी इनकम अगर वो एप्पल्स पे खर्चा करता है तो 25 एप्पल्स को खरीद सकता है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि जैसे जैसे कंज्यूमर किसी एक गुड के कंजम्पशन को बढ़ाता है, उसको किसी दूसरे गुड के कंजम्पशन को घटाना पड़ता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेंड कि 5 एप्पल पर वो 40 ऑरेंजेस को खरीदा था, लेकिन जैसे ही उसने 10 एप्पल्स खरीदे उसे ऑरेंजेस की संख्या कम करनी पड़ी और 30 करनी पड़ी। यानी जब भी दो गुड्स के कंजम्पशन होते हैं, इसमें अगर एक गुड्स के कंजम्पशन को बढ़ाया जाता है तो दूसरे गुड्स के कुछ कंजम्पशन कम करनी होती है, तभी आप एक गुड के कंजम्पशन को बढ़ा सकते हैं। इसका रीज़न है कि जो इनकम है ये लिमिटेड होती है, कांस्टेंट होती है, और उस अनुसार ही दोनों गुड्स को खरीदा जा सकता है। यहाँ पे आप 2 पॉइंट्स और देख सकते हैं, पॉइंट एम और पॉइंट एन। पॉइंट एम का मतलब क्या है, ये ऐसा कोई बंडल या ऐसा कोई कॉम्बिनेशन है जो कंज्यूमर की इनकम के बाहर का है, और पॉइंट एन एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि यहाँ कंज्यूमर की पूरी इनकम खर्चा नहीं हो पा रही है। तो ये एक इन्फीरियर बंडल है और ये एक सुपीरियर बंडल आप कह सकते हैं। तो ये है बजट लाइन। नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिया है चेंज इन बजट लाइन, कि बजट लाइन में परिवर्तन कब आता है। पहला पॉइंट है आपका, पहला यहाँ पर जो केस है वो है व्हेन देयर इज चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम। जब कंज्यूमर की इनकम में चेंज माना जाएगा तो यहाँ माना जाएगा कि प्राइसेस क्या है वो अनअफेक्टेड रहेंगी। तो अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज करती है तो जो प्राइस लाइन है या बजट लाइन है ये राइटवर्ड शिफ्ट करेगा, और अगर कंज्यूमर की इनकम घट जाती है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा। दूसरा है आपका प्राइसेस में अगर चेंज आता है तो यहाँ पे इनकम कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गुड वन की प्राइस बढ़ जाती है तो ये लेफ्टवर्ड रोटेट करेगा, जो बजट लाइन है ये लेफ्टवर्ड रोटेट करेगा क्योंकि प्राइस बढ़ गई है, और अगर प्राइस घट जाती है तो ये राइटवर्ड रोटेट करता है। तो हम अपने क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है लेकिन प्राइस अनइफेक्टेड है तो कंजम्पशन प्रोबेबिलिटी लाइन क्या होगा। तो कंज्यूमर की चूंकि यहाँ पे इनकम बढ़ गई है तो जो बजट लाइन है या प्राइस लाइन है ये राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में पहला स्टेटमेंट आपको दिया है, इन स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टीपी एपी एमपी ऑल राइजेस। स्टेटमेंट 2 दिया है, इन स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स एमपी इज नेगेटिव एंड टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग। इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन से रिलेटेड है। शॉर्ट रन की जब हम बात करते हैं तो शॉर्ट रन में दो फैक्टर्स होते हैं, वेरिएबल और फिक्स फैक्टर्स। वेरिएबल फैक्टर्स में परिवर्तन होता है लेकिन फिक्स फैक्टर क्या होता है, ये फिक्स्ड रहता है। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस कहता है कि किसी एक फैक्टर को कांस्टेंट रख के जब हम किसी दूसरे फैक्टर को बढ़ाते चलते हैं तो एक समय बाद जो प्रोडक्शन है, जो आउटपुट है, वो क्या होता है, वो कम होने लगता है। ये लॉ यूनिवर्सल है यानी हर जगह एप्लीकेबल होता है। इसे लॉ ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी या लॉ ऑफ रिटर्न्स के नाम से भी जाना जाता है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस क्या बताता है, तो ये रिलेशनशिप बताता है अमाउंट ऑफ फैक्टर्स और अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन में। यानी कि जैसे जैसे किसी एक फैक्टर को फिक्स रखकर किसी दूसरे फैक्टर को बढ़ाया जाता है तो जो प्रोडक्शन है वो क्या होता है, एक समय बाद घटने लगता है। इसे हम एक टेबल के द्वारा देख लेते हैं। यहाँ पे आप मान लीजिए कि जो कैपिटल है वो एक फैक्टर है जो कि कांस्टेंट है। दूसरा यहाँ पे लेबर है जिसको बढ़ाया जाएगा। तो लेबर की आप यूनिट्स यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद टोटल प्रोडक्ट है, एवरेज प्रोडक्ट है और मार्जिनल प्रोडक्ट है। जैसे जैसे आप देख सकते हैं कि लेबर को बढ़ाया जा रहा है, पहले 1 लेबर है, फिर 2 है, फिर 3 है। तो आप देख सकते हैं टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट, पहला जब यूनिट बढ़ाया गया वेरिएबल फैक्टर का तो तीनों सेम है। अब जैसे जैसे आप यूनिट्स बढ़ाते जा रहे हैं, देखिए टोटल प्रोडक्ट तो बढ़ रहा है, एवरेज प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है और मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट एक स्टेज आ जाती है जहाँ पे फिर से जब आप देख रहे हैं चौथी यूनिट लगाई गई लेबर की, तो जो टोटल प्रोडक्ट है वो बढ़ रहा है, एवरेज प्रोडक्ट जो है ये धीमे धीमे घटने लगा है और मार्जिनल प्रोडक्ट भी घटते घटते ज़ीरो हो गया है। और इसके बाद फिर जब लेबर की यूनिट्स को बढ़ाया जा रहा है तो आप देख सकते हैं टोटल प्रोडक्ट घटने लगा है, एवरेज प्रोडक्ट भी घट रहा है और मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, ये नेगेटिव की सिचुएशन में चला गया है। यानी कि आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ाई जा रही है वेरिएबल फैक्टर्स की, जो प्रोडक्शन है वो धीमे धीमे कम होता जा रहा है। ये यहाँ पर 3 स्टेजेस में इनको बांटा जाता है। डायग्राम के द्वारा देख लेते हैं। पहले स्टेज को स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न कहते हैं, दूसरे स्टेज को स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न कहते हैं और तीसरे स्टेज को स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल प्रोडक्ट आप देख रहे हैं ये बढ़ रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट भी शुरू में बढ़ रहा है और एवरेज प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है। ये आपका स्टेज 1 है, ये स्टेज 2 है और ये स्टेज 3 है। स्टेज 1 जिसे हम इंक्रीजिंग रिटर्न कह रहे हैं, इसमें आप देखिए टोटल प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है, एवरेज प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है और मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है।
अब सेकेंड स्टेज में आप देखिए तो एवरेज प्रोडक्ट कम हो रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट कम होते होते ज़ीरो हो गया है सेकेंड स्टेज में, लेकिन टोटल प्रोडक्ट अभी भी बढ़ रहा है और बढ़ते बढ़ते यहाँ पर मैक्सिमम हो जाता है जब मार्जिनल प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाता है। और जब थर्ड स्टेज आता है यानी नेगेटिव रिटर्न्स का स्टेज आता है तो एवरेज प्रोडक्ट अभी भी घट रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव है और टोटल प्रोडक्ट डिक्लाइन कर रहा है। यहाँ पे आप ये याद रखेंगे कि एवरेज प्रोडक्ट कभी भी ज़ीरो या नेगेटिव नहीं होता है, ये डिक्रीज़ करता है लेकिन ज़ीरो या नेगेटिव कभी नहीं होता है। मार्जिनल प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाएगा, उसके बाद एक समय बाद वो नेगेटिव की पोजीशन पर आ जाता है। तो पहले स्टेज में हमने देखा कि लेबर की यूनिट शुरू में बढ़ाई गई तो टोटल प्रोडक्शन बढ़ा, एवरेज प्रोडक्शन बढ़ा और मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ा, तीनों बढ़ा। यहाँ पे आप ये याद रखेंगे जो टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल प्रोडक्ट पहले 5 था, फिर 11 हुआ, फिर 19 हुआ, यानी कि इंक्रीजिंग ट्रेंड से बढ़ रहा है। लेकिन सेकेंड स्टेज में आते आते ये बढ़ तो रहा है लेकिन जो ट्रेंड है, जो बढ़ने की दर है वो कम हो जाती है, यानी डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। सेकेंड स्टेज में आप देख सकते हैं कि टोटल प्रोडक्ट अभी भी बढ़ता है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, एवरेज प्रोडक्ट घट जाता है और मार्जिनल प्रोडक्ट ज़ीरो तक पहुंच जाता है। और थर्ड स्टेज की जब हम बात करते हैं तो टोटल प्रोडक्ट फॉल करने लगता है, यानी कि ये डिक्लाइन होने लगता है। तो जब भी प्रोडक्शन की बात आती है तो सेकेंड स्टेज को आइडियल स्टेज माना जाता है, क्योंकि इस सिचुएशन में टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट घट रहा होता है और एवरेज प्रोडक्ट भी घट रहा होता है, लेकिन टोटल प्रोडक्शन यहाँ पे चूंकि बढ़ रही होती है इसीलिए सेकेंड स्टेज को एक आइडियल स्टेज माना जाता है प्रोडक्शन के लिए। हम अपने क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। क्वेश्चन में हमारा पहला स्टेटमेंट था कि इन स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टीपी एपी एमपी ऑल राइजेस, तो ये करेक्ट है। इंक्रीजिंग रिटर्न के स्टेज में तीनों बढ़ते हैं। स्टेटमेंट 2 में आपको दिया है कि नेगेटिव रिटर्न में एमपी नेगेटिव होता है, टीपी फॉल करने लगता है, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन बी सही होगा, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड थे। थैंक यू।